हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड कक्षा 10 भूगोल और इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस विद आंसर 2023 के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं, अगर आपको जो है क्लास 10 के बाकी सब्जेक्ट की वीडियोस भी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, पहला ही लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उससे जाके बाकी की वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको ये सारा कुछ लिखा हुआ चाहिए तो गूगल पे सर्च करना सीसीएल चैप्टर और एक वेबसाइट आएगी cclchapter.com करके। उस वेबसाइट पे जाके आप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के लिखे हुए प्राप्त कर सकते हो। चलो अब शुरू करते हैं। और हाँ, ये जो है ना, जिनको ऐसा लग रहा है, जिन स्टूडेंट को कि भाई मेरी प्रिपरेशन पूरी है, बस मैं ऐसे ही देखने के लिए आ गया हूँ वीडियो को। हाँ, कुछ एक स्टूडेंट होते हैं भाई ऐसे, बट मेजोरिटी तो ऐसे होते हैं कि उनको उनका कुछ नहीं पता, उनको बस पास होने का वो लालने पड़े हुए हैं तो आ रहे हैं इंपॉर्टेंट देखने। आप कौन सी कैटेगरी के हो बताना मेरे को कमेंट्स में। अब देखो यहाँ पे जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है उनको क्या करना है, उनके लिए एक मस्त सा चैलेंज देता हूँ मैं। आपको जो है क्वेश्चंस दिख रहे हैं स्क्रीन पे, साथ में ऑप्शंस भी दिख रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा इस वीडियो में सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आपको सारे के सारे करने हैं, आंसर्स याद करने हैं, ठीक है। तो समझने हैं, कुछ एक कंसेप्चुअल टाइप से भी होते हैं थोड़े से। तो सारे क्वेश्चंस जो स्टूडेंट जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है पूरी, वो इनमें जो है आपको अपने आंसर्स गैस करने हैं। फिर मैं आपको आंसर शो करूंगा, आंसर सभी के हिडन मिलेंगे, टेंशन मत लो। आंसर्स जो है मैं शो करूंगा क्लिक करके, पहले क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, फिर ऑप्शन पढ़ूंगा और फिर आंसर बताऊंगा। ऐसे टिक 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 ऐसे करते हुए 10 सेकंड या 20 सेकंड का हम इंतजार नहीं करने वाले। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यार ऐसा भी होता है ना, उनको तो पता ही नहीं है, वो बोलेंगे टाइम खोटी हो रही है तो बेफालतू की। तो उस वजह से हम ऐसा नहीं करेंगे। बट हाँ, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे और फिर आंसर शो कर दिए जाएंगे। तो जो भी प्रैक्टिस करना चाहता है तो प्रैक्टिस भी कर सकता है। वैसे अगर प्रैक्टिस करनी है वेबसाइट पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, वेबसाइट पे एज इट इज आपको लिखा हुआ मिल जाएगा तुमको, ठीक है। चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? और हाँ, एक और चीज, जिनके ऊपर ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा हुआ मिले ना, समझ जाना वो ज्यादा रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में, उनको अच्छे से ध्यान रखना तुम, ठीक है। चलो अब करते हैं, अब बीच में कोई बकबक नहीं होगी। निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल है? चावल, बाजरा, चना, कपास। तो कौन सी फसल है? वैसे बहुत सारे स्टूडेंट को तो यही डाउट है भाई, रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की कौन सी, और ये पूछी जाती रही है अलग अलग ऑप्शंस बदलने के साथ में। अब देखो आसान होता है, मैंने अपने टाइम में क्या ट्रिक लगाई थी वो तुमको बता देता हूँ, तुम अपनी ट्रिक बना लेना जो तुमको बनानी हो। मेरे को जो इजी लगी तुमको बताना, तुमको क्या अच्छी लगी है ट्रिक। देखो रबी एक फसल होती है हमारे पास में खरीफ की, ख से शुरू होती है ना। तो मैंने कैसे याद कर रखा है, एक एक याद कर लो, ऐसे रजाई याद कर लो, या तो तुम ऐसे रजाई, रजाई कब ओढ़ते हैं? सर्दियों में, यानी कि ये फसल होंगी सर्दियों की। या फिर तुम खैसे याद कर लो, खैसे हो जाएगी खराब। तो फसल खराब, कुछ भी चीज खराब कब होती है? गर्मियों में। तो गर्मियों वाली फसलें होती है हमारी खरीफ की फसलें। तो इस तरीके से मैंने याद कर रखे, यानी कि जिनको सर्दियों में बोते हैं, जिनको गर्मियों में बोया जाता है। तो अब यहाँ पे हमसे पूछ, देखो मैंने ये बताया है ताकि कुछ स्टूडेंट को हेल्प मिले, एक आध को मिल जाए वही बहुत है मेरे लिए। तो अब ज्यादा को मिल जाए तो भाई क्या ही कहना फिर तो। देखो रबी की फसल क्या है, इनमें से बतानी है अब। यानी कि वो फसल जो सर्दियों में उगाई जाएगी, चावल, बाजरा, चना, कपास। तो कौन सी है? चना। बाकी सारी की सारी कब उगाई जाती है? खरीफी फसलें। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण रबी की फसल कौन सी है? कपास, गेहूं, धान, पटसन। देखो इन सारों में कुल मिला के गेहूं और धान ये अपोजिशन में आ रहे ना। अब ये बताओ सर्दियों में क्या उगाते हैं? गेहूं उगाते, गाँव में रहने वालों को तो पता होगा। गेहूं उगाओगे तुम या धान उगाओगे? तो क्या उगाते सर्दियों में? गेहूं उगाते हैं। तो वही है भाई, देखो कितना आसान है यार, मुश्किल नहीं है ये चीज। निम्नलिखित में से रोपण कृषि का उदाहरण। रोपण कृषि क्या होती है तुमको पता होगा, पेड़ उखाड़ो और दूसरी जगह लगा दो, तो वो वाली कृषि होती है रोपण कृषि। मतलब पौधों को लगाया जाता है हाथों से। तो कौन सी कृषि में होता है ऐसा? जूट में, गेहूं में, सरसों में, चाय में। देखो गेहूं और सरसों तुम उगाते हो, जूट और चाय मैं भी नहीं उगाता, तुम भी नहीं उगाते, है ना। तो यहाँ नहीं देखी होगी तुमने, आसपास भी नहीं देखी होगी। तो गेहूं और सरसों क्या हम उखाड़ उखाड़ के लगाते हैं? नहीं लगाते ना। तो इनको हटा दो, बचे दो ऑप्शन, अब तुक्के मार लो, है ना। तो आसान हो जाता है कुछ चीजें ऐसे करने से, ठीक है। चाय हमारा आंसर रहेगा इसका, चाय को उगाते हैं हम ऐसे। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की बता दो। गेहूं, कपास, सरसों, चना। तो खरीफ मतलब गर्मियों की फसलें। अब गर्मियों की बता दो कौन सी है इनमें से। मेरे को लग रहा है कपास है, हाँ बिल्कुल कपास है। आपको भी अगर सही लग रहा है तो अच्छी बात है। लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन नंबर दे रखे हैं यहाँ पे टोटल। अपने क्वेश्चन गिनते रहना, अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो ना तो आंसर आंसर गिन लेना, इतने हैं। लास्ट में आपको काउंटिंग वाइज कर रखे हैं मैंने क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को। और लास्ट में बताना कि कितने नंबर में से कितने बने तुम्हारे, कितने अटेम्प्ट करे और कितने तुम्हारे आंसर सही रहे।
खीरा व तरबूज की कृषि उदाहरण है, किसका उदाहरण है? खीरा और तरबूज, खरीफ, रबी, जायद कोई नहीं, तो किसकी है वो? जायद की फसलें होती है ना। तरबूज और खीरा तभी तो उगाते हैं, मतलब बीच का सीजन होता है जब गेहूं कट चुका होता है और चावल आने वाला होता है, मतलब उगाने का सीजन आने वाला होता है। तो उस टाइम पे हम बीच में एक फसल उगाते हैं जिसको हम कहते हैं जायद की फसलें, उसी टाइम पे तो उगाते हैं। खीरा, तरबूज, खरबूजा, बहुत सारी फसलें उगाते हैं, ककड़ी वकड़ी भी। तो भारत में कौन से क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? मध्य भारत, पश्चिमी घाट, गंगा सतलुज का मैदान, पूर्वी घाट। देखो गेहूं का उत्पादन के लिए हमें चाहिए अच्छी मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे बेहतरीन बताई जाती है। अब वो कहाँ मिलती है? गंगा सतलुज के मैदानी क्षेत्र में मिलती है, और वही वो क्षेत्र है जहाँ पे गेहूं सबसे अच्छा उत्पादन होता है। ठीक है। देखो ये थोड़ा सा अजीब लगा होगा कि भाई ये कहाँ से, मतलब कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन। कभी कभी हार्ड से क्वेश्चन दे देते हैं, ऐसा नहीं है कि हर बार इजी आएंगे, कभी कभी एग्जाम्स में हार्ड भी आए हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से व्यावसायिक फसल कौन सी है? चाय, गेहूं, चावल, इनमें से कोई नहीं। तो व्यावसायिक फसल इनमें से कौन सी है? चाय। अब देखो एक मस्त सी चीज बताता हूँ तुमको। वैसे तो हम लोग व्यावसायिक फसल से तुम्हारा तात्पर्य होता है कि हमने वो फसल उगाई जिसको हम बाजार में जाके बेच देंगे। हम लोग गेहूं उगाते हैं, बेच के आ जाते हैं, चावल उगाते हैं, बेच के आ जाते हैं, चाय उगाते हैं, उसको बेच के आ जाते हैं, है ना। सारों को ही बेच के आना है हमको, तो क्योंकि हमने उगाया है, सरप्लस में है, ज्यादा उगा रखा है, बहुत ज्यादा, तो उसका रख के करेंगे क्या? तो बेचने के लिए उगाए। सारी फसलें हमारे लिए वैसे तो व्यावसायिक है। किताबों में कई जगह पे आपको चावल देखने को मिल जाएगा। अब ये टोटल गेम क्या होता है मैं बताता हूँ तुमको। फसल, वो फसल को हम यहाँ पे व्यावसायिक गिनेंगे, ऑप्शंस के हिसाब से देखना पड़ेगा हमको कि जो हम ज्यादा तो उगा लेते हैं लेकिन उसका हम इस्तेमाल नहीं करते, तो वो सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसकी है? चाय की। क्योंकि चाय को हम ज्यादातर अगर कहीं पर उगाते भी है ना, वो खुद नहीं पीते इतनी चाय जितनी वो बेच डालते हैं। तो चावल का क्या है? चावल को हम टंकियों में या कहीं पे स्टोर करके रखेंगे अपने लिए भी, गेहूं को भी रखेंगे, लेकिन चाय को नहीं रखेंगे हम अपने लिए इतना ज्यादा स्टोर करके, उसको बेच डालेंगे हम सारी सारी। तो ये एक मेन व्यावसायिक फसल है। वैसे अगर चाय नहीं हो तो चावल गेहूं में से भी आपको चुनना पड़ सकता है, सो इसीलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? ये तो भाई कोई भी बता देगा, 8वीं क्लास के बच्चे से पूछ लूंगा वो भी बता देगा इसको। तो कपास, रेशम, जूट, धान, तो क्या है? जूट नाम की फसल है। निम्नलिखित फसलों में से ऐसी फसल पहचाने जो तैयार होने में लगभग 1 साल का समय लेती है। तुम्हारे आसपास क्या है जो 1 साल में पूरा पकता है, पूरा होता है? गेहूं, कपास, चावल, गन्ना। तो देखो गेहूं तो 6 महीने में आता है, चावल भी 6 महीने में, गन्ना कितने में आता है? 1 साल में एक ही बार तो आता है वो। तो गन्ना वही फसल है। कपास, देखो कपास का हमको आइडिया नहीं है, पहले जिसका आइडिया है जो हमारे आसपास उगती है, ज्यादातर चांसेस रहेंगे कि आपके आसपास की फसलों का ही पूछा जाएगा। मतलब एक आध फसल होती है यार अजीबो सी, लेकिन मेन जो है ना हमारे आसपास की फसलों को देखो, वो उनको निकाल दो तुम पहले कि हाँ इनमें से है या नहीं है, बाद में देखो दूसरियों को तुक्का भी मारना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे है गन्ना। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल जिसके अंदर फलियां आती है, किसके अंदर आती है? दाल, ज्वार, मोटे अनाज, तिल, किसके अंदर आती है? दालों के अंदर आती है। जैसे मूंग की दाल वगैरह उगाते हैं ना, तो देखा होगा तुमने फलियां आ जाती है उसमें। निम्नलिखित में से कौन से रेसे होनी, अच्छा कौन सी रेसे वाली फसल है? तो रेसे वाली फसल बता दो इनमें से कौन सी कहलाती है? कहवा, ये कौन सी फसल आ गई? पटसन, टमाटर, रबड़, तो कौन सी है? पटसन। निम्नलिखित में से कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत, चीन, ब्राजील, पाकिस्तान, तो कौन सा देश है? भारत। और कहाँ उगता है जूट? सबको पता होना चाहिए, कलकत्ता साइड में ना, बंगाल में उगता है ना। चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो कौन सा है? दूसरा स्थान है। देखो एक साल पता नहीं क्या मूड में आया था उनको, और एक ही साल के पेपरों में पूछे थे स्थान वाले क्वेश्चंस, उसके बाद पूछे नहीं है क्योंकि इज्जत सी नहीं मिली मुझे। एक तो अजीब सा बात ये लगी कि भाई ये बुक में नहीं मिल रहे इनके आंसर, दिक्कत वो थी, तो इसलिए उनको बाद में हटा दिया गया था एग्जाम्स में। बट मैंने आपको शो कर दिया, क्या पता पूछ भी ले, भरोसा नहीं होता इनका। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, अचक्रीय, मानवकृत, तो कौन सा है वो है पुनः पूर्ति योग्य। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? देखो यहाँ पे एक मस्त सी चीज बताता हूँ तुमको। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है। अब इसमें देखो गड़बड़ लगे तो बता देना भाई कमेंट में, बिना टेंशन के, कोई टेंशन नहीं है अपने को भी, कमेंट पिन कर दूंगा जिसकी अगर कहीं पे एरर लगे। बाकी मैंने पूरी कोशिश करी है कि एरर फ्री रहे हमारे आंसर्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लग रहा है मेरे को। देखो ज्वारीय ऊर्जा में एक बार तो ऐसे ऑप्शन दे दिए, एक बार दे दिए हमको ऐसे ऑप्शन। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो तुम, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, मानवकृत, जैव, तो कैसी है? अब नवीकरणीय हो गई। अब यहाँ पे नवीकरणीय दिया नहीं है, तो ऐसी गड़बड़े करेंगे वो लोग कंफ्यूज करने के लिए इन चीजों में,
ठीक है, इनका पता होना चाहिए नवीकरणीय क्या होता है, नवीकरणीय वो चीजें पता होंगी तो आसान रहेगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कृष्णा, महानदी, कावेरी, गोदावरी। तो कौन सी नदी पर बना हुआ है? महानदी पर। आप बोलोगे भाई इतने सारे बांध है तो हीराकुंड ही ज्यादा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा बांध है बाकी बांधों के कंपैरेटिवली, इसीलिए इसको ज्यादा पूछ रहे हैं हम। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तापी, नर्मदा, माही, लूनी। तो कौन सी पर है? नर्मदा नदी पर। और एक और चीज ध्यान रखना, अगर तुम मैप कर रहे हो ना, मैप में अपने आसपास के जो क्वेश्चन है वो देख लेना। मतलब जो नदियों वाले बांध वगैरह के जो क्वेश्चंस तुम करोगे ना, हरियाणा के आसपास की जो लोकेशंस है, जो भी चीजें हैं उसमें उसमें बांध हो सकते हैं, नदियां हो सकती हैं, जो भी मैप में पूछे गई चीजें हैं। अगर मैप वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लेना। और उसमें जो भी हरियाणा के आसपास अपने आसपास के रीजन की जो चीजें हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना। उनमें से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, चांसेस रहते हैं थोड़े से। सो उसको अच्छे से ध्यान रखना, कौन सी नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है। बाहर वालों को ध्यान रखो ना रखो वो अलग मैटर है, बट ये दो क्वेश्चंस जो कराए हैं तो कर ही लेना। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? अमेरिका, ब्राजील, चीन, जापान। तो कहाँ पर हुआ था? ब्राजील में हुआ था। अब ये देखो ये खुद ही बता रहे हैं, रियो डी जेनेरियो ये एक जगह का नाम है और इसी के नाम से पृथ्वी सम्मेलन। अब रियो डी जेनेरियो जहां भी जब भी सुनने को मिले तुमको समझ जाना ब्राजील में है ये। पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, कहां पर किया गया? जेनेवा, न्यूयॉर्क, जापान, रियो डी जनेरियो। तो कहां पे था? रियो डी जनेरियो यानी ब्राजील में। अब तुम्हें घुमाने के लिए वो क्या करेंगे, इसको हटा के ब्राजील लिख देंगे। अटक मत जाना कि क्या चल रहा है, तो मामला समझ लेना तुम पूरा। हिमालय यव से कौन सा रसायन कैंसर उपचार के लिए प्रयोग होता है? टक्सोल, वार्निश, हीमोग्लोबिन, टोरेटो। तो कौन सा होता है? टक्सोल नाम का जो है रसायन इस्तेमाल होता है। इनमें से कौन से राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? कितना आसान सा क्वेश्चन है। राजस्थान, असम, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो कहाँ मिलेगी? हाँ सबने पहचान लिया होगा इसको, तो महाराष्ट्र है बिल्कुल से। काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? बिहार, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। देखो अपने एरिया में काली मिट्टी मिलती है, अगर मिलती तो भाई रुई मांग के नहीं लानी पड़ती इतनी दूर से, हम यहीं उगा लेते हैं अपनी कपास वगैरह है ना। तो काली मिट्टी अपने इधर तो है नहीं, हरियाणा पंजाब में। अब बचा बिहार और गुजरात। अब जहाँ गुजरात किसके लगता है? महाराष्ट्र और उधर के रीजन में ही है ना, तो यही वो एरिया है जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। अगर तुमने मैप देखा होगा ना, मैप देख के तुम आराम से बता दोगे कहाँ कौन सी मिट्टी है, मतलब राउंड राउंड आइडिया तो हो ही जाता है हमको। रेगर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगर मिट्टी कहते हैं जिसको हम, उसका एक और नाम है, उसको क्या कहते हैं? लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जड़ मिट्टी, लवणीय मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है वो। कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श है? देखो कितनी नफरत हो गई है इनको, रैगर मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी, लाल मिट्टी। इनको कुछ ज्यादा पसंद आ रही है काली मिट्टी यानी कि रैगर मिट्टी। देखो ये कंफ्यूज कर रहे हैं, पहले पूछ लिया हमसे रैगर मिट्टी, रैगुर, रैगर। कई बार देखो एरर भी हो सकती है, देख लेना जो भी रैगर या रैगुर जो भी मिट्टी है ये। तो अब ये मिट्टी जो है कभी पूछ लेंगे, अब मान लो इसमें ऑप्शन में बदल के कर देंगे काली मिट्टी। इनको पता है कि तुमको पता है, तुमने पढ़ रखा है काली मिट्टी होती है, लेकिन इन्होंने ऑप्शन में काली मिट्टी दी ही नहीं है हमको, तो ये दिमाग से खेल रहे हैं। तो रैगर मिट्टी अगर तुमको पता है इसका अल्टरनेट नाम है काली मिट्टी कोई कहते हैं, तो आप आराम से इसको आंसर को कर पाओगे। कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली, लेटराइट, मरुस्थली, पहाड़ी। तो कौन सी है? काली मिट्टी। देखो काली मिट्टी से इनको कुछ खासा प्यार है, ध्यान रखना काली मिट्टी में कुछ है भाई, कुछ दबा के भूल के आएंगे वहां पे। भारत का उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है? यानी कि अपना हरियाणा में कैसी मिट्टी पाई जाती है बेसिकली वो पूछ रहे हैं यहाँ पे। या फिर उत्तरी मैदान अपना एरिया काली मिट्टी से बना है, जलोढ़ मिट्टी से, लेटराइट मिट्टी से, मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। इनमें से सबसे अच्छा लोह अयस्क कौन सा है? मतलब लोह अयस्क बहुत सारे हैं, अलग अलग नस्लें हैं यहाँ पे, लेकिन सबसे बढ़िया कौन सा है वो बताना है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। तो कौन सा है? मैग्नेटाइट। सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा मैग्नीज कहाँ मतलब निकाला जाता है जमीन से? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, उड़ीसा। तो कहां पर है वो? महाराष्ट्र के अंदर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में बॉक्साइट का अधिकतम उत्पादन है? देखो यहाँ पे मैग्नीज का पूछ लिया, बॉक्साइट का पूछ लिया, ये ज्यादा पूछा गया थोड़ा सा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात। तो कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर। अब ये जो क्वेश्चन अगर अब तुमने बुक पढ़ी होगी ना तब भी तुमको ढूंढने में थोड़ी तकलीफें होने वाली है, क्योंकि एक्चुअल में तुम्हें एक ग्राफ सा मिलेगा ऐसे सर्कल सा, वो मतलब इतने परसेंट में ये उड़ीसा ऐसे करके किताब के अंदर, आपकी किताब में ऐसे कुछ डब्बा सा बना रखा गोल सा, मैप से टाइप का कहते हैं भी, पता नहीं कहते तो इसको कुछ क्या कहते हैं। तो जो भी है ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा और उसमें परसेंटेज दिखा रखी है कि इस राज्य से इतना उत्पादन होता है, इसमें इतना, उससे आपको पता लगेगा। बाकी पूरी
बुक में कहीं नहीं लिख रखा भाई कहाँ कितना उत्पादन होता है। तो थोड़ा सा अजीब सा लगा मेरे को कि भाई इतनी डीप में भी जा सकते हैं ये लोग। तो उड़ीसा से है ये, ठीक है। सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, असम, गोवा। तो कौन सा है? असम। 2010 से 2013 में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा, पांचवा, चौथा, छठा। तो कौन सा है? पांचवा स्थान है। अब ये क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा किसी ने कर पाया होगा, कोई भी, सबको डर लग रहा होगा भाई ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम्स में। देखो ये मस्त सी चीज बताता हूँ तुमको। मैंने ऐसे किताब के अंदर, पूरी किताब में भाई ऐसे लिख दिया 2010 ढूंढ के ले आओ, पूरी किताब में 2010 नहीं मिला मुझे, पूरी किताब में। तो समझ लो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ रहे हैं ये पता नहीं मेरे को। कभी कभी तो ऐसा लगता है किताब से पूछ भी रहे हैं कि नहीं। एक आध क्वेश्चन तो ऐसा दे देते हैं, फिर गूगल से करके लाना पड़ा। गूगल वाले बोले पांचवा है, तो भैया ठीक है पांचवा ही है, अब हम क्या कर सकते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? गहन खेती। ये कई बार आया हुआ है, बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन कि पंजाब में जो है भूमि का निम्नीकरण के पीछे कारण क्या है? गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। देखो हम लोगों को क्या होता है भाई, फसल पैदा होनी चाहिए, पानी कितना भी देना पड़ जाए, और वही एक दिक्कत है, अधिक सिंचाई। पानी भर के रखते हैं उन खेतों में और जिससे जमीन खराब हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है? मुंबई, कलकत्ता, पुणे, बेंगलुरु। तो कौन सी है? बेंगलुरु। कौन सा अंतस्थलीय नदीय पतन है? कांडला, मुंबई, कलकत्ता, कोचीन। तो कौन से वाला है? कोलकाता वाला है। कलकत्ता भी लिख सकते हैं, कोलकाता भी, कोलकाता मतलब कंफ्यूज करने के लिए ये नाम बदल सकते हैं थोड़ा बहुत सा, मतलब जो पहले नाम था बाद में नाम था वो बदल देते हैं कई बार। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वहनांतर हानियां और देरी को घटा देता है? रेल, सड़क परिवहन, पाइपलाइन, जल परिवहन। तो कौन सा है? पाइपलाइन। तुमको लग रहा हो भाई पाइपलाइन क्या कहाँ से घुस गई बीच में, मतलब हम सोच रहे थे रेल वगैरह सोच रहे होगे तुम तो, है ना, कि कौन सा जल्दी देरी को घटा देता है। तो ऐसा नहीं है एक्चुअल में। ये लोग क्या बोल रहे हैं हमसे, पूछना क्या चाह रहे हैं कि देरी नहीं होगी। क्या होता है पाइपलाइन के अंदर, इधर से तुमने 1 किलो पानी डाला, इधर भी मतलब पहले से पाइपलाइन तुम्हारी भरी पड़ी है, तो इधर भी 1 किलो पानी बाहर निकल आएगा, मतलब 0% की देरी होती है। तो मतलब बिल्कुल तो देरी नहीं, मतलब बहुत ही कम टाइम लगता है, मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा पता लगने में उसको, वहां से वहां तक जाने में कि हाँ उधर कुछ भरा है, बट बहुत स्पीड है, इतनी स्पीड में कुछ नहीं पहुंचने वाला। तो इसीलिए जो है ये सबसे फास्टेस्ट वे है, यहाँ पे देरी को घटा देता है ये परिवहन के अंदर। तो इसमें तेल और गैस वगैरह ही जाती है, ज़्यादा कुछ जाता भी नहीं है, आदमी नहीं जाता, आदमी जाता तो अलग बात थी। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? एल्यूमिनियम, सीमेंट, चीनी, पटसन। देखो चूना पत्थर, चूने पत्थर से क्या बनती है? सीमेंट वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं इसको, और वहीं पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। वस्त्र उद्योग एक उदाहरण है, कृषि आधारित उद्योग है, सामुदायिक क्षेत्र, खनिज आधारित उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो कपड़े किससे बनते हैं? ज्यादातर कपड़े कॉटन के बनते हैं, कॉटन यानी कपास के बनते हैं, और कपास किससे आता है? खेती से आता है। तो कृषि आधारित उद्योग है ये, ठीक है। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक लौह इस्पात उद्योग स्थापित किए गए हैं? लौह इस्पात उद्योग कहाँ पे स्थापित किए गए हैं? अब ये देखो ऐसे पूछते हैं ना हमसे कि कौन से राज्य में किए गए, हम बता देते हैं भाई आराम से, लेकिन उन्होंने हमसे अलग ही चीजें पूछ ली। मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी घाट। तो कहाँ पे है? देखो मैप तुमने देखा होगा, मैप का अगर ये रीजन ऐसे वाला रीजन है और यहाँ पे ये ऐसे है, ठीक है। तो अब यहाँ का जो रीजन है ना, ये वाला रीजन इस वाले में है। अब पश्चिमी घाट किधर है? एक एक घाट इधर है, एक घाट इधर है, इधर वाला तो बिल्कुल ही हट जाता है। तो आपको इनका थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो तुम कर लोगे। वैसे है हमारा आंसर छोटा नागपुर पठार। भारत में रेशम वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? मुंबई, सूरत, मुंबई, मैसूर, अमृतसर और पुणे। तो वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? मैसूर। जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार प्रमुख उद्योग कौन सा है? वस्त्र उद्योग, पत्थर उद्योग, बिजली उद्योग, सीमेंट उद्योग। तो कौन सा उद्योग है? वस्त्र उद्योग। अब ये क्यों जिम्मेदार है इसके लिए? क्योंकि भाई इसमें से केमिकल वगैरह पानी में घोले जाते हैं ना, वो कपड़े को गलाना और वो चीजें, उसमें पानी इस्तेमाल किया जाता है और उससे होता है जल प्रदूषण, क्योंकि ये लोग पानी को बाहर नहीं फेंकते, जमीन में उतार देते हैं। अब बाकियों में पानी की जरूरत होती नहीं है। बिजली उद्योग के लिए क्या है? डैम बना रखे हैं, मान लो पानी इधर से आया, वो जैसा आया वैसे वैसा निकल लिया, प्रदूषित थोड़ी ना हुआ पानी। सीमेंट उद्योग में पानी इतना चाहिए नहीं रहता, जो भी मतलब शायद
चाहिए ही नहीं होता यार। सीमेंट उद्योग में सुखा के किया जाता है सारा कुछ। पत्थर उद्योग में पानी चाहिए रहता है, लेकिन वो पानी मतलब उसके साथ कोई केमिकली छेड़खानी नहीं होती तो वो उड़ जाता है, वेपराइज हो जाता है, उसके कोई गड़बड़ नहीं है। बट वस्त्र उद्योग में पानी खराब हो जाता है, तो इसीलिए ये उद्योग है हमारा। तूतीकोर्न पतन, ये जो है निम्न में से किस स्थान पर है? तमिलनाडु, असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो ये पतन कहाँ पर है हमारा? ये है तमिलनाडु में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ये तो सबको याद होना चाहिए यार, कांडला, मुंबई, विशाखापट्टनम, कोचीन। तुमने कौन से का नाम सुन रखा है? बोलोगे सारे का सुन रखा है, तुम बताओ। मुंबई वाला, ठीक है ना, सबसे बड़ा, जो मतलब काफी नाम भी तुमने मुंबई वाले का सुना होगा ना, तो मुंबई में है सबसे बड़ा। लौह अयस्क निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण, प्रवाह, जैविक, गैर नवीकरणीय। तो कैसा है ये है गैर नवीकरणीय संसाधन है हमारे, ये कई बार रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एचबीजे पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? ये एक मैप है आपकी बुक में, और उस मैप को देख लेना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। वो मैप कुछ ऐसा सा निकला हुआ, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको राउंड आइडिया सा। मतलब ये जो है उत्तर प्रदेश के आसपास किधर से चालू हो रहा है, उससे पहले से ही है, थोड़ा मेरे को पक्का ध्यान नहीं है मैप अभी के लिए। तो वहां से जो है नीचे आता है एमपी में, यहाँ पे यूपी लिख देता हूँ, यहाँ पे एमपी, और ऐसे होता हुआ ऐसे ऐसी कुछ पाइपलाइन है, वो ऐसा सा मैप है बस। और वो देख लेना, मैप को अच्छे से देख लेना कौन कौन से राज्य से पास आउट हो रहा है वो, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं, कई बार आए हैं एग्जाम्स में, तो ध्यान रखना। एचबीजे पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो कौन सा राज्य है वो है महाराष्ट्र, क्योंकि गुजरात के आसपास तक जाते जाते वो पाइपलाइन खत्म हो जाती है। पेरियार टाइगर रिजर्व स्थित है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तो कहाँ पर है? केरल के अंदर। अब देखो मैं तुमको जो है ना, जब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई थी आपके लिए जियोग्राफी की, ये भूगोल की, अगर नहीं देखी तो देख लेना भाई। उसमें मैंने बोला था 1 मार्क्स के क्वेश्चंस, वैसे तो एमसीक्यू आएंगे, लेकिन 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कर लेना जो एडिशनल क्वेश्चंस थे लोकेशन बेस्ड। बोला था कि नहीं बोला था? अब वैसे ही क्वेश्चंस में से ये पूछा गया था एक बार एग्जाम से, देखो पेरियर टाइगर रिजर्व। अब ये तुमको अगर वो क्वेश्चन कर लोगे ना, तो उनमें से ही आने के चांसेस रहेंगे अब की बार भी। तो वो वाली वीडियो भी देख लेना, आपको कोई मतलब ऐसे एडिशनल क्वेश्चन या फालतू क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलेंगे फिर। वैसे सभी सब्जेक्ट मैंने कवर अप करा दिए हैं, कोई भी सब्जेक्ट का भी टॉपिक नहीं बचने वाला इस वीडियो के बाद में। पूरी सामाजिक कंप्लीट हो चुकी है आपकी। तो अगर बाकी की वीडियोस देखनी है सामाजिक की, तो सारी वीडियोस आप देख सकते हो, और बाकी सब्जेक्ट भी ऑलमोस्ट हो ही रखे हैं, एक आध सब्जेक्ट को छोड़ के बस, ठीक है। तो इसका आंसर है केरल अपना। आगे बढ़ते हैं। नेल्लोर अभ्रक बेल्ट किस राज्य में है? उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो किस में है? ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश होना चाहिए था। रह कहाँ चला गया? घर चला गया, छुट्टी पे है भाई वो। तो इसको मैं फिक्स कर दूंगा, कोई एरर आ गई है, ठीक है, टाइपिंग एरर है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? अब सीढ़ीदार खेती क्या होती है? खेती तुमने देखी होगी बहुत सारी, लेकिन ये खेती ऐसे होती है, एक सरफेस ऐसा सा होता है, वहां पे फिर जो है नीचे उतर जाता है, पहाड़ों में होती है जनरली ये। ऐसी खेती होती है, मतलब इसका ये वाला जो एरिया है ना, इस पे खेती की जाती है बस। तो ये सीढ़ीदार खेती कहते हैं इसको। और ये कहाँ की जाएगी? पहाड़ों में। पहाड़ कहाँ पे? देखो तुम ऑप्शन देखो, पंजाब में, उत्तर प्रदेश के मैदानों में पहाड़ थोड़ी ना होते, हरियाणा और उत्तराखंड। तो कौन सा है हमारा? उत्तराखंड है। आसानी से पहचान लिया होगा तुमने। निम्नलिखित में से बिहार में चंपारण आंदोलन किस वर्ष में हुआ? 1786, 1950, 1917, 1970। तो कब हुआ था? 1917 में। निम्नलिखित में से पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया? दिल्ली, मुंबई, पुणे, सूरत। तो कहाँ लगा था वो लगा था हमारा, अरे खुल जा भाई आंसर, मुंबई में, ठीक है ना। देखो ये मस्त सी चीज बताता हूँ तुमको। अगर वो हमसे पूछे कि पहला जो है पहला वस्त्र उद्योग, सूती भी नहीं बोलेंगे ना, पहला वस्त्र उद्योग कहाँ लगा था, मतलब तो वो आप बता दोगे मुंबई में। पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगा था? मुंबई में। और अगर आपसे ये पूछ रहे कि पहला सूती वस्त्र उद्योग कब लगा था, तो ध्यान रखना क्वेश्चन में बता रखा है इन्होंने हमसे 1854 में। अब ये चीज मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसी चीजें, ऐसी हरकतें एग्जाम्स में होती रही हैं, और ऐसी चीजों पे आप ध्यान नहीं देते हो तो गड़बड़ कर दोगे। अब डेट वगैरह आप ध्यान रखना, जो क्वेश्चन में डेट आ रही है कम से कम उन पर तो ध्यान दे ही सकते हो तुम। तो 1854 में लगा था पहला सूती वस्त्र उद्योग, मुंबई में लगा था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? मतलब कि स्टील को पूरा मैनेजमेंट कौन करता है? ये हेल, टाटा स्टील, सेल, एमएनसीसी। तो कौन है ये? सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया? 1857, 1953, 1915, 1950। तो कब किया गया? 1953 में किया गया था। भारत के कुल स्थलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग मैदानी है?
30%, 20%, 35% और 43%। तो कितना प्रतिशत है? 43%। इसमें एरर मत बोल देना भाई, ये मैं बुक से देख के आया हूँ एग्जैक्ट। ठीक है। सड़क सुरक्षा संगठन का गठन कब हुआ? 1990, 80, 60 और 1950। तो कब हुआ था? 1960 में। परिवहन का सबसे तीव्र माध्यम कौन सा है? रेलवे, जल, सड़क और वायु। तो सबको पता भाई, कैसे उड़ के जाओगे। शुक्र मनाओ इन्होंने रॉकेट नहीं बोला, रॉकेट बोल देते तो और मजा सा आ जाता। चलो वायु परिवहन में उड़ लो भाई, अभी उतना ही लेवल है अपना। निम्नलिखित राज्यों में से, अरे वैसे हम एक और काम कर सकते थे, टेलीपोर्ट। ये टेक्नोलॉजी चाहिए यार हमको, टेलीपोर्ट हो जाए तो मजा ही आ जाए। क्या करेंगे वायु परिवहन का भी, घंटे भी नहीं लगेगा, 2 सेकंड में इधर से उधर। चलो मजाक कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भू निम्नीकरण का मुख्य कारण अतिचारण है? झारखंड और उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, केरल और तमिलनाडु। तो भू निम्नीकरण का देखो, जमीन बर्बाद हुई हरियाणा पंजाब के एरिया में, किसकी वजह से? पानी ज्यादा होने की वजह से। लेकिन यहाँ पे अतिचारण यानी कि जानवर कुछ ज्यादा ही चरा लिए और इसकी वजह से जमीन खराब हो गई। तो ये कौन से राज्यों में ऐसा कांड हुआ है? वो हुआ है मध्य प्रदेश और राजस्थान में, क्योंकि वहां पे जानवरों की संख्या ज्यादा है, ऊंट वगैरह और बाकी जानवर भी ज्यादा पाले जाते हैं, और जिसकी वजह से एक तो वहां पे पानी नहीं है। देखो कहने को है भाई, ये अब किताबों में तो हम लोग पढ़ लेंगे, चलो ठीक है, जो भी हम पढ़ रहे हैं अतिचारण से ये हो गया वो हो गया। भाई पानी होगा तो खेती होगी, खेती होगी तो खिलाने को मिलेगा उनको। अब खेती नहीं है और बोल रहे जमीन खराब होगी, जमीन की गलती नहीं है, गलती है पानी की, वहां पे पानी ही नहीं है। तो वो सूखा पड़ा रहता आधे टाइम, तो इस वजह से जमीन खराब हो जाती है, मतलब रेत में बदल जाती है फिर वो, और क्या करेगी वो जमीन बेचारी, गलती उसकी भी नहीं है। NHAI का क्या अर्थ है? नेशनल हाईवे एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हैंडीक्राफ्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जिला मुख्यालय को जिले के अन्य भागों से जोड़ने वाली सड़कें क्या कहलाती हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, अन्य सड़कें। देखो जिले को बोल, क्वेश्चन समझो तुम, जिले को जो है अन्य भागों से जोड़ने वाली, जिले को जोड़ रही है तो जिला सड़कें कहेंगी, राज्य को राज्य से जोड़ रही है तो राज्य सड़कें कहेंगे, मतलब कि दूर तक के एरिया में अगर हम जा रहे हैं और पूरा देश को ऐसे जोड़ रहे हैं, उनको हम कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। ये कमी है, ये इनकी संख्या ज्यादा नहीं है, ऐसे नीचे आते जाओगे संख्या बढ़ती जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले, अरे आंसर तो दिखाया नहीं तुमको। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। फलों और सब्जियों की कृषि को क्या कहते हैं हम लोग? फूलों की खेती, रेशम के कीड़ों का पालन। भाई क्या मतलब, वेले ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, तो बागवानी इनमें से कोई नहीं। तो फूलों और सब्जियों को क्या कहते हैं? बाग लगा रखा भाई मैंने तो, है ना, यही सुनते होगे, तो उसको क्या कहते हैं? बागवानी। सेल का क्या अर्थ है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील एसोसिएशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया लिमिटेड। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन और रेलवे। तो किससे है ये? सड़क परिवहन से है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, यानी बड़ी बड़ी लंबे चौड़े हाईवे बनाना, वो चीजें, ये राजमार्ग कहते हैं शायद इनको। भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? असम। अरे ये असम भाई खुद ही दिख रहा है भाई, छिप जा, छिप जा यार, छिप भी नहीं रहा है असम, इसको कुछ, असम को गड़बड़ है, पेट में दर्द हो रहा है असम को, पहले ही दिख रहा है, बोल रहा है मैं तो पहले ही चीटिंग करवा दूंगा तुम्हारी 1 नंबर की। चलो कोई ना, असम, केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। तो कहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? देखो ये भी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है एक हमारा, है ना, तो वो जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, कुछ प्रोवाइड कराए थे मैंने क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस कर लेना 1 मार्क्स में। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन अलग से करा रखे हैं मैंने आपके उस वीडियो में, उस वीडियो में कंप्लीट मैंने करा रखी है आपकी। और इस वीडियो के बाद आपकी पूरी सामाजिक खत्म हो जाती है। अगर बाकी की वीडियोज नहीं देखी है कोई भी टॉपिक की, मैंने सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज भी करा दिए हैं। हाँ हिस्ट्री के एमसीक्यू, हिस्ट्री की नई किताब है तो उसके एमसीक्यूज मैंने चैप्टर वाइज कराए हैं, एक एक चैप्टर के 20-25 एमसीक्यू कराने पड़े, क्योंकि भाई वो जरूरी थे। तो हिस्ट्री वाली जो प्लेलिस्ट है उसको आप देख लेना, और उस प्लेलिस्ट से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपके इतिहास के जो है, मतलब हिस्ट्री कह रहा हूँ वैसे तो, इतिहास के जो आपके एमसीक्यूज है वो कैसे आएंगे, किस टाइप की, पूरी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये था हमारे टोटल एमसीक्यूज। आई होप आपको पसंद आए होंगे ये वाले भी, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया यार सब्सक्राइब भी कर दो, तुम बिल्कुल नहीं करते। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।